हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फिर एक बार आतंकियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय 2 जवान हुए शहीद, जी हां, और 3 जवान हुए हैं जख्मी। बताएंगे दोस्तों सेना का ये सर्च ऑपरेशन अचानक शांति के बीच कहां से आई आतंकवादी, तो वहीं बताएंगे बांग्लादेशी हिंदुओं को मिल गया है भारतीय अमेरिकी सांसदों का साथ, डायरेक्ट हस्तक्षेप की कर दी है मांग। जी हाँ दोस्तों, पहली बार बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर भारतीय अमेरिकी सांसदों ने अपना साथ दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे आखिर क्यों क्रांतिकारी कहलाने वाली कमला हैरिस ने बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर चुप्पी साध रखी, आखिर क्यों। तो वहीं आपको बताएंगे जिस बांग्लादेश में हिंदू बनाए गए हैं निशाने, अब वहां पर मोहम्मद यूनुस ने किसको बना दिया है धार्मिक मामलों का मंत्री, उसके बारे में जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बताएंगे देश के किसानों को खास तोहफा देंगे पीएम मोदी जी, किसानों के लिए कर दिया रोड मैप तैयार, देने जा रहे हैं बड़ा गिफ्ट। बताएंगे क्या गिफ्ट देने जा रहे हैं पीएम मोदी, एक से एक जानकारी बताएंगे दोस्तों, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और निरंतर अपने भारत देश में विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर, सेना के 2 जवान शहीद 3 घायल। बता दें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में शनिवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच चल रही मुठभेड़ रुक गई है। दोनों ओर से गोलीबारी बंद है और सेना ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। दोस्तों दोपहर बाद हुई इस मुठभेड़ में अपने 2 जवान शहीद हो गए, वहीं 3 जवान जख्मी हैं। घायलों को अस्पताल लेकर जाया गया है। घने जंगल के भीतर आतंकवादियों की तलाश जारी है। बता दें कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में शनिवार को दोपहर बाद मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसमें पहले एक जवान के घायल होने की खबर आई थी। इसके कुछ देर बाद सामने आया है कि एक जवान अपना जख्मी हो गया है। घायलों को अस्पताल लेकर जाया गया था। सेना की ओर से जारी किए गए अपडेट में 2 जवानों की शहादत की खबर आई है, जो वाकई में हर किसी के दिल को झकझोर देगी। साथ ही 3 जवानों के जख्मी होने की भी जानकारी मिली है। दोस्तों इससे पहले अनंतनाग में हुई मुठभेड़ को लेकर सेना ने बयान जारी किया था। सेना की ओर से कहा गया था कि विशिष्ट खुफिया इनपुट के आधार पर भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा शनिवार को सामान्य क्षेत्र काकेरनाग अनंतनाग में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। इस दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे और उनको क्षेत्र से निकाल लिया गया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी कहना मत भूलेगा। और दोस्तों जो घायल हैं उनके लिए गेट वेल सून कहना मत भूलेगा, ताकि आपकी दुआएं लग सके और वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। लेकिन मेन दुख दोस्तों उनके लिए है जो शहीद हो चुके, उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। बहरहाल सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक एक आतंकवादियों को ढूंढ कर मारा जरूर जाएगा। तो वहीं आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज, बांग्लादेशी हिंदुओं को मिला भारतीय अमेरिकी सांसदों का साथ, डायरेक्ट हस्तक्षेप की कर दी मांग। दोस्तों बांग्लादेश में हिंसा प्रभावित हिंदुओं को भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों का साथ मिल गया और 2 भारतीय अमेरिकी सांसद श्री थानेदार और राजा कृष्ण मूर्ति ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड हमलों को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की मांग कर दी है। जी हां, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले बढ़ गए हैं और पिछले एक हफ्ते में हिंदुओं के खिलाफ 205 से भी ज्यादा हमले रिकॉर्ड किए गए हैं। अमेरिकी सांसदों ने तर्क दिया है कि क्षेत्र में धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा से प्रेरित अस्थिरता अमेरिका या उसके सहयोगियों के हित में नहीं है। पहली बार दोस्तों अमेरिका से भारतीय मूल के सांसदों ने साथ दिया है बांग्लादेशी हिंदुओं का। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस खबर में उठ रहा है दोस्तों, जो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर क्रांतिकारी कहलाने वाली कमला हैरिस ने अभी तक बांग्लादेश में इन हिंदुओं के नरसंहार पर चुप्पी क्यों साधे रखी है, क्यों अब तक कोई टिप्पणी नहीं की। बता दें कि बड़े बड़े धुरंधर क्रांतिकारी और मानवाधिकार के चैंपियन की इन दिनों कान में रुई और मुंह में पान डालकर बैठे हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और भला हिंदुओं के खिलाफ होने वाली किसी हिंसा पर बोलकर अपनी सेकुलर छवि को वो कैसे धो डालें। दोस्तों चाहे भारत हो या ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो, किसी भी देश के उदारवादी और खुद को सेकुलर बताने वाले नेताओं का या मानवाधिकार के मसीहाओं का उनके मुंह से आप बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। और इसी कड़ी में हाफ इंडियन कमला हैरिस भी हैं, जिनका पसंदीदा टॉपिक मानवाधिकार यानी माइनस हिंदू रहा है। दोस्तों कमला हैरिस जो इन दिनों अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन की जोर शोर से अगुवाई कर रही है, उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर चुप्पी साधे रखी है, मानो कुछ हो ही नहीं रहा हो। जबकि ये वही कमला हैरिस है जिन्हें जब भी सुविधाजनक लगा उन्होंने पहली भारतीय अमेरिकी सीनेटर होने का दिखावा किया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज नहीं तो कल कमला हैरिस को जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो वहीं दोस्तों सबसे बड़ी और अहम जानकारी, एक्सक्लूसिव खबर आपको बताते हैं, जहां पर जिस बांग्लादेश में हिंदू बनाए गए हैं निशाना, वहां मोहम्मद यूनुस ने किसको धार्मिक मामलों का मंत्री बनाया है, क्या है उसका नाम और कैसे है उसके व्यवहार। बता दें कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जैसा कि आप जानते
जानते हैं तख्ता पलट के बाद अब नई अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। वहीं इस अंतरिम सरकार की अगुवाई नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। बांग्लादेश की नई सरकार में 16 अन्य सदस्य भी शामिल हैं, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिन 16 अन्य लोगों को सरकार का हिस्सा बनाया गया है, उनमें फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अबुल फैयाज मोहम्मद खालिद हुसैन की। जी हाँ दोस्तों, क्यों हो रही है चर्चा आपको बताते हैं। दरअसल एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार में खालिद हुसैन को धार्मिक मामलों का मंत्री की जिम्मेदारी दे दी गई है। जहां खालिद हुसैन की पहचान बांग्लादेश के कट्टरपंथियों में होती है। ऐसी स्थिति में खालिद हुसैन को धार्मिक मामलों की जिम्मेदारी सौंपना अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल खड़े कर देता है। और उसके बाद वो सवाल यूनुस पर खड़े कर देता है कि यूनुस को पता होते हुए भी उन्होंने खालिद हुसैन को धार्मिक मामलों की जिम्मेदारी सौंपी, तो सौंपी कैसे? क्योंकि ये काफी ज्यादा कट्टरपंथियों में से एक है। यानी कि ये सिर्फ बहु समुदाय, जो बांग्लादेश की बहु समुदाय है, आप समझ सकते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उन्हीं को लेकर चलने की इनकी हमेशा से नीति रही है। बहरहाल इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं अल्पसंख्यकों का कितना बुरा हाल है आपको मालूम तो पड़ ही रहा होगा। ऐसे में आपका राय तो बनता है दोस्तों। तो वहीं आपको ये भी बता दें, हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर 205 हमले होने के बाद हिंदू संगठनों ने यूनुस को लिखा है ओपन लेटर, सुरक्षा की कर दी है मांग। जी हाँ, 2 हिंदू समूहों ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखा और बताया है कि अल्पसंख्यकों को 52 जिलों में कम से कम 25 हमलों का सामना करना पड़ा है, साथ ही सुरक्षा की मांग की गई है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एकता परिषद के 3 अध्यक्षों में से एक निर्मल रोसारियो ने कहा कि हम सुरक्षा चाहते हैं क्योंकि हमारा जीवन बहुत खराब स्थिति में है। हम रात में जाकर अपने घरों, अपने मंदिरों की रखवाली कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। हम मांग करते हैं आपसे कि सरकार देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बहाल करे। रोसारियो ने कहा कि स्थिति और ज्यादा बिगड़ रही है। तो वहीं दोस्तों, यूनुस को लेकर यह भी देखा गया कि उन्होंने अल्पसंख्यकों पर घृणित हमलों की निंदा की और साथ में युवाओं से उनकी रक्षा करने का भी आग्रह कर दिया। बाकी रियलिटी क्या है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि यूनुस अल्पसंख्यकों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या क्या कदम उठा पाते हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको? क्या शेख हसीना सरकार के कार्यकाल और मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में क्या फर्क होने वाला है? जो भी आपकी राय हो दोस्तों जरूर बताइएगा। तो वहीं आपको बता दे बड़ी खबर, बिहार में मिला एटम बम बनाने वाला कैलिफोर्नियम। दिल्ली से मुंबई तक मच गया हड़कंप। महज 50 ग्राम की कीमत है 850 करोड़ रुपए। जी हाँ, बिहार के गोपालगंज जिले से पुलिस ने एक ऐसा पदार्थ बरामद किया है जिसके बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक हड़कंप मच गया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस के द्वारा बरामद किया गया ये पदार्थ कैलिफोर्नियम है, जिसका इस्तेमाल एटम बम बनाने में किया जाता है। हालांकि इसके कई अन्य भी काम है, लेकिन इसे काफी सेंसिटिव माना जाता है। कैलिफोर्नियम एक प्रतिबंधित रेडियो एक्टिव पदार्थ है। भारत में आम आदमी इसको खरीद या बेच नहीं सकता। ऐसे में गोपालगंज से बरामद हुई ये कैलिफोर्नियम जैसे पदार्थ की जांच के लिए FSL की स्पेशल टीम बुला लिया गया है। इसके अलावा मुंबई के भाभा रिसर्च सेंटर से भी साइंटिस्टों की एक टीम को गोपालगंज बुलाया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के गोपालगंज से बरामद इस पदार्थ को लेकर इतना बवाल इसलिए मचा है क्योंकि इसकी स्मगलिंग हो रही थी। बिहार पुलिस ने यूपी बॉर्डर से 50 ग्राम संदिग्ध कैलिफोर्नियम के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा जब्त किए गए 50 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत 850 करोड़ बताई जा रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि यह कैलिफोर्नियम कितना पावरफुल होगा। तो वहीं आपको बता दें, रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती हुई बंद, जल्द होगी उनकी घर वापसी। पीएम मोदी ने उठाया था मामला। जी हाँ, रूस ने ऐलान किया है कि उसने रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती रोक दी है। इसके अलावा रूसी अधिकारी उन भारतीयों को जल्द से जल्द छुट्टी देने के लिए काम कर रहे हैं जिन्होंने स्वेच्छा से सैन्य सेवा के लिए अनुबंध किया था। रूसी दूतावास ने एक बयान में रूस के रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल से भारत सहित कई देशों के लोगों को रूसी सशस्त्र बलों में सैन्य सेवा में प्रवेश देने पर रोक लगा दी है। दूतावास ने भारतीय सरकार और मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। दूतावास ने किसी भी सार्वजनिक या गुप्त अभियान में शामिल होने या धोखाधड़ी वाली स्कीमों के जरिए भारतीयों को भर्ती करने के आरोपों से इनकार किया है। तो वहीं दोस्तों बता दें, दूतावास के बयान में कहा गया है कि दोनों देशों की संबंधित एजेंसियां भारतीय नागरिकों की पहचान और उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने के लिए करीबी समन्वय में काम कर रही है, जिन्होंने स्वेच्छा से रूस की सशस्त्र सेनाओं में सैन्य सेवा के लिए अनुबंध किया था। तो वहीं बता दें बड़ी खबर, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, सबमरीन जैसे विनाशक हथियारों को बेचने का बड़ा करार कर सकता है अपना भारत। ग्राहक बनकर आ रहे हैं ये देश। आपको बता दें, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर भारत ने विनाशक हथियार बेचने की दिशा में बड़ा कदम पहले ही उठा चुका था। अब लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील भारत में इन विनाशक हथियारों का ग्राहक बनकर आ रहा है। इस महीने के अंत और अगले महीने की शुरुआत में 2 ब्राजीलियाई डिफेंस डेलीगेशन भारत का दौरा करेंगे और उनके एजेंडे में ब्रह्मोस सुपरसोनिक
हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए सहयोग की संभावना तलाशना शामिल होगा। जी हां, ब्राजील लैटिन अमेरिकी देशों के लिए हथियार प्रणालियों के निर्माण के लिए भारत के साथ संयुक्त उत्पादन केंद्र स्थापित करना चाहता है, जबकि ब्राजील की एम्ब्रेयर मध्यम परिवहन विमान के लिए भारतीय वायुसेना की कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने C390 को पेश कर रही है। तो वहीं बता दें, म्यांमार में भाग रहे रोहिंग्याओं पर ड्रोन हमला, दर्जनों लोगों की मौत। म्यांमार से भागने की कोशिश कर रहे दर्जनों रोहिंग्या एक ड्रोन हमले में मारे गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मृतकों में बच्चे वाले परिवार भी शामिल थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बचे हुए लोग अपने घायल रिश्तेदारों की तलाश में शवों के ढेर के बीच भटकते देखे गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों, कार्यकर्ताओं और एक राजनयिक के अनुसार ड्रोन हमले में बांग्लादेश में प्रवेश करने का इंतजार कर रहे परिवारों को निशाना बनाया गया है। मृतकों में एक गर्भवती महिला और उसकी 2 साल की बेटी भी शामिल है। तो वहीं बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में इस राज्य में निकाली गई रैली, व्यापारियों ने बंद रखी दुकानें। दरअसल बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों से अल्पसंख्यकों पर जाति की खबरें आ रही है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया। लेकिन दोस्तों, अब भारत के हैदराबाद से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में दुकानदारों ने विरोध स्वरूप शनिवार को अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना के विकाराबाद जिले में स्थित तंदूर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में व्यापारियों ने शनिवार को स्वैच्छिक बंद का आयोजन किया। इस मौके पर शहर की अधिकांश दुकानें बंद नजर आई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रही हिंसा के खिलाफ व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। जी हाँ, तो वहीं बता दें, बिना यूपी के सहारे बांग्लादेश के लिए खड़ी हो जाएगी बड़ी मुश्किल, कैसे जलेगा उनका चूल्हा। बता दें, बांग्लादेश में हाल ही में हुए तख्तापलट ने वहां उत्तर प्रदेश से किया जाने वाला निर्यात बाधित कर दिया है। बांग्लादेश में चावल, कृषि उत्पाद, उपकरण, चमड़े के सामान, चिपकने वाले पदार्थ, इंजीनियरिंग सामान और ई रिक्शा सहित 140 से अधिक उत्पादों का निर्यात यूपी से किया जाता है। इस रुकावट से बांग्लादेश को भी काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। वहाँ खाने और अन्य जरूरी चीजों की कमी हो सकती है। अब बांग्लादेश में फैली उथल पुथल के कारण गंभीर रुकावट पैदा हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 700 करोड़ रुपए का भुगतान रुका हुआ है और बड़ी संख्या में ऑर्डर से भरे ट्रक वर्तमान में सीमा पर ही फंसे हुए हैं। दोस्तों, तो वहीं बता दें, कचरे वाले गुब्बारे भेज सकता है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया की नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी। दोस्तों, दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया सीमाओं पर कचरे से भरे गुब्बारे भेजने की अपनी पुरानी रणनीति फिर से शुरू कर सकता है। शनिवार को दक्षिण कोरिया के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ ने चेतावनी दी है कि गुब्बारे उत्तरी सियोल तक उड़कर आ सकते हैं। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने बताया है कि नागरिकों को टेक्स्ट संदेश मिले हैं जिसमें उन्हें आसमान से गिरने वाली वस्तुओं के प्रति सतर्क रहने और किसी भी गुब्बारे को देखे जाने की सूचना देने के लिए कहा गया है। उत्तर कोरिया पिछले कुछ हफ्तों में 2000 से ज्यादा कचरे से भरे गुब्बारे भेज चुका है। तो वहीं बता दें, हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी प्रमुख पर लगाए हैं गंभीर आरोप, कहा अडानी घोटाले में इस्तेमाल कंपनियों में हिस्सेदारी है। जी हां, हिंडनबर्ग का सेबी अध्यक्ष और उनके पति पर गंभीर आरोप कथित अडानी घोटाले को लेकर दोनों पर कर दिए हैं बड़े दावे। दरअसल अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी मामले में सेबी प्रमुख पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर संस्थाओं में सेबी प्रमुख माधवी पूरी बुच की हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग ने डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए कहा है कि बुच और उनके पति के पास एक ऐसे ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी जिसमें गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी द्वारा बड़ी मात्रा में पैसा निवेश किया गया था। तो वहीं बता दें, नाटो रूस को चुनौती देने के लिए है तैयार, लेकिन चीन का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाता। बता दें, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो को दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन माना जाता है। हालांकि चीन के लिए ये एक युद्ध की अराजकता फैलाने वाली मशीन है। 26 जुलाई को चीन ने नाटो पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने खतरनाक पंजों को फैलाने का आरोप लगाया है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग शिओओगांग ने आरोप लगाया है कि नाटो ने अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और यूक्रेन को युद्ध के आग में झोंका है। उन्होंने 10 जुलाई को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में अपनाए गए संयुक्त घोषणा पत्र को भी झूठ, पूर्वाग्रह, उकसावे और बदनामी से भरा हुआ बताया है। तो वहीं बता दें, मालदीव के 28 द्वीपों पर भारत ने बनाए कई प्रोजेक्ट, राष्ट्रपति मुइजू ने कहा थैंक यू पीएम मोदी। जी हां, बता दें, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी से शनिवार को मुलाकात के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने भारत को धन्यवाद कहा है। उन्होंने भारत के साथ पीएम मोदी जी को भी धन्यवाद दिया। मुइजू ने कहा कि भारत हमेशा मालदीव की मदद करता रहा है। मुलाकात के दौरान मुइजू और जयशंकर ने दोनों देशों के लोगों के लाभ व क्षेत्रीय समृद्धि के लिए भारत मालदीव के संबंधों को प्रगाढ़, प्रोफाउंड बनाने की नई दिल्ली की प्रतिबद्धता पर जोर
जोर दिया। जयशंकर जी मालदीव की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। पिछले साल चीन समर्थक मुइजू के पदभार ग्रहण करने के बाद ये भारत की ओर से मालदीव की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। मुइजू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जयशंकर जी से मुलाकात और मालदीव के 28 द्वीपों में जल व सीवर प्रोजेक्ट के आधिकारिक हस्तांतरण में उनका शामिल होना खुशी की बात है। तो वहीं इस खबर से आपने देख लिया होगा दोस्तों कि समय समय का फर्क होता है, लेकिन आना भारत के नीचे ही पड़ता है। जी हाँ, जब नए नए राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद मुइजू, तो उनके अंदर एक अलग सा ही अकड़ था। उनको लग रहा था कि वो पूरी दुनिया के करता धरता है और चाइना के साथ मिलकर के वो भारत को झुका देंगे, भारत को गिरा देंगे। लेकिन हुआ उसका उलट। जब कुछ समय बाद मुइजू का खुमार उतर गया, मुइजू के ऊपर जो लाइमलाइट चढ़ी हुई थी वो उतर गई, उसके बाद अब उसे पता चल चुका है कि भारत ही बांग्लादेश के लिए बेहतरीन और भरोसेमंद दोस्त है और भारत के नीचे ही हाथ जोड़कर रहना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। मेरा भारत महान कमेंट में भारी मात्रा में लिखिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अंत में तो वही बता दें, आखिर इजरायली सैनिक अपने सिर पर शेफ जैसी टोपी क्यों पहनते हैं, क्या होता है इसका इस्तेमाल, बता दें। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। ये देश 1948 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही संघर्षों का सामना करता रहा है। अब इजराइल संघर्षों से लेकर गाजा पट्टी में युद्ध अभियानों तक इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने युद्ध में बहुत ज्यादा अनुभव प्राप्त किया है। इससे इजरायली डिफेंस इंडस्ट्री ने भविष्य की लड़ाइयों के लिए इजरायली सेना को बेहतर ढंग से सुसज्जित करने के लिए कई विशेष हथियार और उपकरण विकसित किए हैं। इनमें से ही एक उपकरण है इजरायली सैनिकों की शेफ की टोपी वाला हेलमेट। इसे मित्ज नेफेट के नाम से भी जाना जाता है। ये मित्ज नेफेट वर्तमान में इजरायली सैनिकों की पहचान से जुड़ गया है। दोस्तों, मित्ज नेफेट हेलमेट पर कवर के कई फायदे हैं। यह कवर एक हेलमेट पहले मानव शरीर की विशिष्ट आकार पता नहीं चलने देता है, ताकि खुले युद्ध के मैदान में एक सैनिक को बेहतर ढंग से छिपाया जा सके। इससे सैटेलाइट, स्नाइपर या दूरबीन के लिए सिर्फ सिर दिखने से सैनिक की खोज करना काफी मुश्किल होता है। स्नाइपर आसानी से हेडशॉट नहीं लगा पाता क्योंकि उसे सिर के आकार का सटीक अंदाज नहीं मिल पाता है। ये अन्य हेलमेट कवर की तरह सैनिकों के हेड गियर से प्रकाश को परावर्तित होने से भी रोक देता है। जी हाँ, क्योंकि इसका जो डिजाइन होता है वो सर के ऊपर से अगर आप देखेंगे तो डिजाइन आपको हेट्रोजीनियस ही मिलेगा, ना कि होमोजेनियस। ऐसे में सैनिकों को पहचानना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इसके पीछे का लॉजिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वहीं नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां सुनीता विलियम्स के लिए 2025 तक स्पेस में रहना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। नासा नहीं कर पा रही है उनकी वापसी अंतरिक्ष यात्रा पर, हो सकता है ये असर, बता दें। दरअसल नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर को स्पेस में गए 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। उनकी वापसी में लगातार देरी हो रही है। नासा ने घोषणा किया है कि विलियम्स की वापसी की तारीख फरवरी 2025 तक बढ़ सकती है। बोइंग स्टार लाइनर अपनी पहली मानव उड़ान पर 5 जून 2024 को लॉन्च हुआ था। 7 दिनों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को वापस आना था। नासा ने कहा है कि अब अंतरिक्ष यात्रियों को बोइंग स्टार लाइनर की जगह स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन से पृथ्वी पर वापस लौटना पड़ सकता है। ये बोइंग स्टार लाइनर के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर नहीं देखा जा सकता दोस्तों, बता दें। वहीं विनेश फोगाट के मेडल मामले में आ गई फैसले की घड़ी। सीएस ने दे दिया है बड़ा अपडेट, फैसला आना हो चुका है तय। दरअसल भारतीय महिला रेसलर एथलीट विनेश फोगाट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल गोल्ड मेडल मैच से ठीक पहले तय वजन सीमा से 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण उन्हें अयोग्य करार देकर मैच से बाहर कर दिया गया था। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी सीएसए में विनेश फोगाट ने अपील की थी, जिस पर आज फैसला होना है। हम आपको एग्जैक्ट टाइम बताते हैं जो समय बताया गया है। विनेश फोगाट के मामले पर फैसले की तारीख 11 अगस्त यानी आज सुबह 9:30 बजे आएगा। जी हाँ, इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर विनेश फोगाट को लेकर फैंस कमेंट्स कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तारीख पर तारीख मिल रही है, जज साहब इंसाफ कब दोगे। इसके अलावा भी कई फैंस अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं बता दें, महाराष्ट्र से आ रही है बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी। उद्धव ठाकरे के काफिले पर बड़ा हमला, मनसे कार्यकर्ताओं ने गोबर, टमाटर और चूड़ियां फेंकी। जी हाँ, 20 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट और मनसे के बीच सियासी तनाव के चलते एक और घटना सामने आई। शनिवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के काफिले पर नारियल और गाय के गोबर फेंककर हमला किया गया। ठाणे पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि मामले में पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है। महाराष्ट्र में शनिवार को देर शाम उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले की खबर सामने आई है। शिवसेना यूबीटी की ओर से एमएनएस पर आरोप लगाए गए हैं। उद्धव ठाकरे के काफिले पर गोबर और नारियल फेंके जाने को लेकर कहा गया है कि यह हमला बदले के भावने से किया गया है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी चीफ के काफिले पर हमला ठाणे में उस वक्त किया गया जब उनका काफिला एक मार्केट एरिया से गुजर रहा था। उद्धव जिस गाड़ी में सवार थे उस गाड़ी पर गोबर फेंका गया है। जी हाँ, इससे पहले मराठवाड़ा में
यूबीटी समर्थकों ने राज ठाकरे के काफिले पर सुपारी फेंककर हमला किया था। आरोप है कि उद्धव ठाकरे के काफिला पर हमला पूर्व में शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं व समर्थकों की ओर से किए गए हमले के बदले में किया गया। अब इस मामले में पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है, आगे की कार्यवाही की जा रही है। तो वहीं बता दें, गडकरी की चेतावनी के बाद हरकत में पंजाब की सरकार गठित की SIT दरअसल FIR भी कर दिया दर्ज। बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति न सुधारने पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की 8 परियोजनाओं को रद्द करने की चेतावनी देने के बाद पंजाब सरकार हरकत में आई। इस मामले में पंजाब के IGP सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि यह मामला मुख्यमंत्री की निगरानी में है, हमने इस पर SIT गठित की है और FIR दर्ज कर ली है, कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। ऐसी 2 घटनाएं हुई हैं और अगर NHAI को जरूरत पड़ी तो हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे। तो वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में मायावती ने ठोकी ताल। लखनऊ में होने जा रही है बड़ी बैठक। यूपी में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में अब बहुजन समाज पार्टी यानी BSP जुट चुकी है। दरअसल यूपी की 10 विधानसभा पर उपचुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर मायावती ने तैयारियां शुरू कर दी है। मायावती ने रविवार को लखनऊ में अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में उपचुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों और चुनाव में बसपा की रणनीति पर बात होगी। यूपी में मायावती और उनकी पार्टी पिछले कुछ वक्त से मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लोकसभा में बसपा का एक भी सांसद नहीं है। पिछले 10 साल में यह दूसरी बार हुआ है कि लोकसभा में मायावती का एक भी सांसद ना पहुंच सका। तो दोस्तों वही बता दें, देश के किसानों को खास तोहफा देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 61 फसलों की 109 किस्में करेंगे जारी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 109 उच्च उपज देने वाली और जलवायु अनुकूल फसलों की किस्में जारी करेंगे। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रविवार को यानी आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 109 उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशस्त्र किस्मों की किस्में जारी करेंगे। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत करेंगे। इसमें कहा गया है कि जारी की जाने वाली 61 फसलों की 109 किस्मों में 34 खेत की फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल है। उनके नाम क्या है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।